हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 फ्रॉम क्लास 6 हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसमें हम जो है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। रोशन जो थी, एक लड़की थी। रोशन के जन्मदिन पर उसके दादाजी ने उसे एक कड़क नोट दिए थे। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा और वो नई सीढ़ी खरीदना चाहती थी, लेकिन वो साथ के साथ जो है कड़क नोट को देखकर छूकर महसूस भी करना चाहती थी। तभी उसने देखा कि सभी नोटों पर जो है दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और दूसरी तरफ जो था छोटे छोटे शेर बने हुए थे। उसने सोचा ये शेर क्यों बने हुए हैं और ये शेर ऐसे क्यों, मतलब उसके मन में ये सोचने लगी कि ये शेर ऐसे इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं जो इस नोट पर बने हुए हैं, है ना। तो उसने इस बारे में जानने की कोशिश की और आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये शेर जो था ये सारनाथ के स्तंभ पर बनाए गए थे, है ना। और किसने बनवाए थे ये शेर अशोक ने बनवाए थे। शेर, इसमें 4 शेर होते हैं, ठीक है। और ये शेर वाला स्तंभ है, दिख रहा है आप लोगों को पिक में। तो एक पहले बनाए जाते थे ऐसे। अब हम इसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। हम जिन शेरों को चित्रों और रुपये पर, पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था और इन्हें सारनाथ में एक स्तंभ में स्थापित कर दिया गया था। यानी कि ये पहले पत्थर से काट कर बनाए गए थे और जो विशाल स्तंभ था सारनाथ में उस पर स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर ऐसे कई स्तंभों पर पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे, है ना। किसके कहने पर? एक अशोक महान राजा था, महानतम राजाओं में से एक था जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे, है ना, इसीलिए तो वो महान था। और उसके कहने पर ऐसे कई अभिलेखों पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या है या यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, पहले हम उसके डिटेल में जान लेते हैं। अशोक जो था, जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो थी उसके चंद्रगुप्त मौर्य दादा ने की थी। उसके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने लगभग 23,000 साल पहले इसकी स्थापना की थी, 2300 साल पहले, सॉरी। और चंद्रगुप्त का साथी था इसमें एक चाणक्य या कौटिल्य उसका नाम था। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने चंद्रगुप्त की मदद की थी और तभी वो गुप्त वंश की, सॉरी, चंद्रगुप्त इस वंश की स्थापना कर पाया था, है ना। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में की नाम की किताब में मिलते हैं। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक वंशानुगत जो है राजा बनने लगते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक, ठीक है। तो ये सब जो है राजा एक के बाद एक बनते गए और ये मौर्य वंश स्थापित होता गया, ठीक है ना। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। देखिए यहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट थे? तक्षशिला और उज्जैन, है ना, और पाटलिपुत्र, ये नगर प्रमुख थे। क्यों प्रमुख थे ये? तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और अधिकारी शिल्पकार रहा करते थे। मतलब जो नगर होते थे उसमें व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी कौन होते थे? जो शासकों के लिए कार्य करते थे, और शिल्पकार कौन होते थे? जो ये पत्थर से लौह का कार्य करते थे, है ना, पत्थरों पर खुदाई करना, इस तरह का कार्य करते थे।
और पाटलिपुत्र क्या था, इस साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। पाटलिपुत्र जो थी वो राजधानी हुआ करती थी वो मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण किया करते थे, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मतलब उस टाइम का जो कल्चर था वो बट चुका था, अलग 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 हो चुका था, है ना। सब आपका रहन सहन अलग था, सबका लाइफस्टाइल अलग था। ये देखिए जो ये ब्लैक डॉट से दिखाए गए हैं और ये है प्रमुख नगर उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, और ये 3 प्रमुख नगर हैं। और उसके अलावा जो ये रेड कलर से हैं डॉट, कंधार, लंपक, है ना, साहबजगड़ा और कलसी मेरठ, पूरा एरिया, यहाँ पर कौशाम्बी, यहाँ पर जो है इस अभिलेख मिले हैं अशोक के, ठीक है। अभिलेखों की प्राप्ति के स्थल है ये। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों की तुलना को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब राज्य जो होते हैं वो छोटे होते हैं और साम्राज्य जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्याओं में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए वो कर टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी बहुत बड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं उन्हें। साम्राज्य का प्रशासन, अब क्या टॉपिक है? साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के लोगों का सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो थी वो राजधानी थी, इसीलिए उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी जो थे, इनसे जो टैक्स इकट्ठा होता था वो राजा के अधिकारियों द्वारा ही नियुक्त करता था। मतलब राजा का कोई अधिकारी होता था और उनकी नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। और उस समय संदेशवाहक होते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस होते थे वो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। मतलब जो उनके राजा के जो अधिकारी होते थे वो अपना ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कुछ गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं अपने पावर का, या फिर लोगों को बिना मतलब दुखी तो नहीं कर रहे हैं, है ना। इस चीज़ के लिए राजा ने जासूस छोड़े हुए थे और वो जासूस उन पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। राज परिवार मतलब जो राजा का परिवार होता था उनसे, और जो उसके दरबारी होते थे वो सब राज परिवार के अंतर्गत आते थे। वरिष्ठ मंत्री जो होते हैं मतलब उसके जो सेनापति वगैरह होते थे, बड़े मंत्री होते थे, उनकी सहायता से वो पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत या क्षेत्र भी आते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मतलब मौर्य साम्राज्य जो था उसके अंदर कई छोटे छोटे क्षेत्र आते थे, जैसे तक्षशिला या उज्जैन जैसी छोटी छोटी राजधानियाँ बनाई हुई थी और इन पर शासन किया जाता था इनके थ्रू। कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब इन पर कोई राजा का जो है परंपरा या नियम नहीं थी, जैसे उन लोगों की अपनी परंपराएं होती थी वो उसी को ही मानते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच क्षेत्र होता था पर ना, उन पर केवल मौर्य शासक जो थे वो मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे।
जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था, यानी कि नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? कौटिल्य की। उसमें क्या लिखा था कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो था वो किस चीज़ के लिए था? कंबल, कंबल यानी ब्लैंकेट। और दक्षिण भारत किसके लिए था? सोने की और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में ही इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता था? जहाँ कर नियमित ढंग से किए जाते थे वहीं नजराना अहमियत रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी कि कर जो था वो राजाओं द्वारा लगाया जाता था, लेकिन नजराना जो था वो लोग अपनी इच्छा से वसूल गिफ्ट करते थे। जो एक लाइन, राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट की क्या जगह होती थी? मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राजधानी में सम्राट, यानी कि उस समय राजधानी में सम्राट के क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में एक पश्चिमी एशिया के यूनानी देश से आया था। राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। मेगास्थनीज ने जो कुछ उसने देखा उस समय उसका विवरण यहाँ पर दिया है, मतलब उसने अपनी बुक में लिखा था। उसकी बुक का क्या नाम था? इंडिका। सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब जब भी सम्राट जनता के सामने आता था तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में बैठाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डर रहते थे कि कहीं उनको इनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, मतलब वो हर रोज़ अलग अलग कमरे में सोते थे। और पाटलिपुत्र यानी कि जो आज की पटना है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जो है राजधानी हुआ करती थी। तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है जिसमें 570 प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटें से बने हैं। राजा का महल भी जो है काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? क्यों चखते थे? क्योंकि कहीं उसमें राजा के शत्रुओं ने कुछ मिला ना दिया हो, है ना। उन्हें इस बात का डर रहता था। पाटलिपुत्र जो है मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? देखो, मोहनजोदड़ो के टाइम पे जो घर मिले थे वो 1 मंजिले 2 मंजिले थे, है ना। और उसमें जो है घर पक्की मजबूत ईंटों के बने हुए होते थे। घर में आंगन होता था। लेकिन इसमें क्या था? घर जो है 2-3 मंजिलों वाले घर थे। और घर कैसे बने थे? लकड़ी के और कच्ची ईंटों के बने थे, है ना। और राजा का महल जो था वो भी काठ का बना हुआ था, लेकिन उस समय ईंटों के बने हुए घर होते थे। ये इनमें डिफरेंस है। और अंत में जंगल वाले इलाके रहते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, मतलब उन पर कोई शासन नहीं था। उनसे यहाँ उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। मतलब जो उन्हें जंगल में उपलब्ध होती थी वो मौर्य वंश के लोगों को ला कर दें। अब आया अशोक। ठीक है। अशोक जो था एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये बात नोट मेन पॉइंट है कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि वो सबसे पहले ही ऐसे राजा थे मौर्य वंश के जिन्होंने ये अभिलेख
लिखवाने का कार्य किया था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं। कलिंग युग का वर्णन करते हुआ अशोक का अभिलेख, मतलब कलिंग युद्ध किया था अशोक ने और उसके बाद उसने एक अभिलेख लिखवाया था। उस अभिलेख में क्या लिखा था? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। सबसे इम्पोर्टेंट बात किया है कि ये कलिंग विजय जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कलिंग विजय। कलिंग का युद्ध जो है वो वेरी इम्पोर्टेंट है, ये अशोक की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई थी और क्योंकि इसके बाद अशोक का जीवन बदल गया था। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बन जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, मतलब ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जो बेचारे बिना वजह मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं वे भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। ये अपने प्रियजनों को खो देते हैं, इसलिए मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की शिक्षा लेने का निश्चय किया। धर्म पालन क्या होता है? धर्म का पालन, और दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मतलब अभी तक वो युद्ध धर्म यानी क्षत्रिय धर्म अपना रहा था, अब उसने इस धर्म को बदलने का विचार बनाया और उसने दूसरों को भी इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया कि मतलब अब जो है मैं अपना मन बदलूं। और कलिंग विजय के बाद उसका मन परिवर्तित होने लगा था, है ना। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख इस भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए लिखवा रहा हूँ, उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे या मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि मैं धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, है ना। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, क्योंकि यह युद्ध जो था बहुत इम्पोर्टेंट था अशोक की लाइफ में और इसमें काफ़ी जनधन की हानि हो गई थी, तो उसके मन को बहुत पछतावा हुआ था, इसलिए उसने अपना धर्म बदलने का फैसला किया। उसने सोचा कि मैं क्षत्रिय धर्म को नहीं अपनाऊंगा, है ना, अब मैं शिक्षा लूँगा और औरों को भी यही शिक्षा दूंगा। ऐसा इसलिए उसने ये एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया ताकि ये साक्षी बने इस चीज़ का और उसके बेटे और उसके पोते भी युद्ध ना करें। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग जो है ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है ना, तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब उसका मन बहुत दुखी हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म क्या होता है? धर्म प्राकृत भाषा में धर्म को बोलते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वो अपने प्रजा को अच्छे निर्देश देंगे। वे बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनके उपदेश से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ भी क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने उन्हें लगता था कि ये जो मेरे राज्य में इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, मुझे इनका समाधान करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के एक अधिकारियों को नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देने लगे। मतलब उन्होंने सोचा कि जैसे मेरा मन परिवर्तित हुआ है, ऐसे ही दूसरे लोगों का भी परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी बनाए जो धर्म की शिक्षा देते थे और दूसरे लोगों का भी मन परिवर्तित करते थे।
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभों पर भी खुदवा दिए थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। यानी कि उसने विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ भेजे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब आप देखिए, कलिंग युद्ध के बाद उसका मन कितना परिवर्तित हो चुका था। वो अपना सारा धन अच्छे अच्छे कामों में लगा रहा था, अच्छा राजा बनता जा रहा था, सड़कें बनवा रहा था, कुएं खुदवा रहा था, धर्मशालाएं बनवा रहा था, है ना, और मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की तरफ भी ध्यान दे रहा था। इस चीज़ में, इसमें ये देखिए एक पिक दिखाई गई है आपको। ये बिहार के रामपुरा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है ना। अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और ये उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है ना। ये राष्ट्रपति भवन में है प्रेजेंट में, और ये मौर्य वंश में एक स्तंभ पर बनवाया गया था। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म, और जब यात्रा शुरू करते थे तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं थे। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, है ना, देखते हैं अभी। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। मतलब वो लोग जो थे उस समय पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ, है ना। उन्होंने, अशोक ने अपनी जनता को क्या संदेश दिया था कि जब बच्चों का जन्म होता था तब यात्रा शुरू करते थे, या बच्चों का विवाह होता था तो वो यज्ञ वगैरह या कर्मकांड किया करते थे। तो अशोक ने क्या कहा था कि इन सब रीतियों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अलावा आप अन्य रीति अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा, है ना। तो इन क्या थी ये रीतियाँ? अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों को सम्मान देना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रावणों को दान देना, है ना, अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यानी कि अपने धर्म की भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरों के धर्म की भी को भी सम्मान देना चाहिए। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करे और दूसरों की बुराई करे तो यह वास्तव में अपने धर्म से को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हर किसी का हर दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते रहना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धर्म ने जो था विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं, है ना। मतलब अशोक के धर्म में जो बातें बताई गई थी वो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी बहुत विचारणीय हैं और आज के लिए भी उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें उसने बताई थी, सत्य बात बताई थी। हमें आज भी हिंदू मुस्लिम का गाना नहीं गाना चाहिए, गीत नहीं गाना चाहिए। हमें हिंदू होकर मुस्लिमों के धर्म का सम्मान करना चाहिए और मुस्लिमों को हिंदुओं के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो थीं वो पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर ए अक्षर दिखाया गया है, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि में है, ये जो है आरंभिक ब्राह्मी लिपि में है, फिर ये देवनागरी में है, ये बांग्ला में है, ये मलयालम में और ये तमिल में है। और ये पूरा शब्द जो है अ है ना। आ शब्द ही अलग अलग लिपियों में यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब पूरे विश्व में देखते हैं यहाँ क्या हो रहा था। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2400 वर्ष पहले, यानी कि मौर्य साम्राज्य से पहले। और मौर्य साम्राज्य कब स्थापित हुआ था? 2300 वर्ष पहले। तो ये उससे लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया था। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू हुआ था? 2400 वर्ष पहले, यानी कि मौर्य साम्राज्य स्थापित होने से 100 साल पहले। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था
उत्तरी सीमा की तरफ जो पशुपालक लोग होते थे उनके पशु चीन में आ जाते थे, तो इसीलिए उनकी लोगों से रक्षा करने के लिए चीन की दीवार का निर्माण हुआ। अगले 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है ये? 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों ने काम किया था। 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? मतलब पड़ोसी देश जो थे वो तो अपने पशुपालकों से की रक्षा करने के लिए अपने देश के चारों तरफ दीवार बनाए रहे थे, और अशोक जो था वो हर जगह अपने धर्म का प्रचार कर रहा था। तो अशोक एक महान सम्राट था। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे, है ना। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किसके रूप में भेजा जाता था? गवर्नर के रूप में, है ना, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य शासक जो थे वो आवागमन के लिए नदियों और मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को क्या दिया करते थे? नजराना। ठीक है। उसके बाद ये सही गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। सही। सही है ये। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। गलत। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। गलत, क्योंकि कौटिल्य के जो है विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। कलिंग जो है बंगाल का प्राचीन नाम था। गलत। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।